एफ और जी 4 डिग्री के पॉलिनोमियल दे रखे हैं बेटा, आर टू आर में डिफाइंड है, और एच भी आर टू आर में डिफाइंड एक पॉलिनोमियल है जो इस रिलेशन से डिफाइंड हो रहा है। हमसे पूछ रहा है कि इस एच एक्स में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट चाहिए। कुछ कंडीशन भी दे रखी है इसके साथ में कि ये एफ एक्स नॉट इक्वल टू जी एक्स फॉर एवरी एक्स होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसी बात कर रहा है, एफ एक्स माइनस जी एक्स जीरो नहीं होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। सारे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सभी एक्स के लिए कभी भी ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने एफ एक्स और जी एक्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया, एफ की जगह पे एफ, जी की जगह पे जी की वैल्यू डाल दी और ये रख दिया। अब हमारे पास ये चीज फॉर ऑल एक्स कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। बट ये तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके तो कम से कम एक रियल रूट जरूर होगा, तीनों रियल रूट भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ कोफिशिएंट की वैल्यू पर, बट एक रियल रूट तो रहेगा ही। और उस रियल रूट पे ये आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल जीरो होगा, बट ये कह रहा है कि नहीं, ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। इससे एक कंडीशन निकल के आई कि ये आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल संभव ही नहीं होगा। फिर क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक होगा। फिर क्या होगा, इसका मतलब एक्स क्यूब का लीडिंग कोफिशिएंट जीरो के बराबर होगा। इसको प्यारे बच्चों मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब हम इस एच एक्स को एफ एक्स प्लस 1 और एक्स की जगह पे एक्स प्लस 2 डाल के जी एक्स प्लस 2 ये वाली वैल्यू लिख के पॉलिनोमियल एच एक्स को निकालने जा रहे हैं। ये अगले पेज पर देखिए बेटा, एफ यहां पे एक्स प्लस 1 डाला, यहां पे एक्स प्लस 2 डाला, सब्ट्रैक्ट किया, ये हमारे पास एच एक्स पॉलिनोमियल आपके सामने लिखा हुआ आया। अब इसमें हमसे कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन एच एक्स इज इक्वल टू, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कहां से आएगा बच्चों, एक तो यहां से आएगा A3, इस जगह से आएगा आपके पास माइनस साइन के साथ B3, और कांस्टेंट भी मिलके एक्स क्यूब का कोफिशिएंट इन जगहों से देंगे, वो वैल्यू -4 आई। इक्वेशन नंबर 2। अब अगर यदि प्रीवियस पेज को देखें तो A3 माइनस B3 की वैल्यू 0 दे रखी है फ्रॉम इक्वेशन 1। ये हम लोग कहां पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4, क्योंकि A3 माइनस B3 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये हम लोगों का पहले क्वेश्चन का आंसर रहा बेटा डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 3 पेपर 1 का, है ना। तो देखो ये कह रहा है कि जो कैपिटल R है ना, डिनोट द सेट ऑफ रियल नंबर्स, जो डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है R टू R, और ये फंक्शन आपको डिफाइन किया हुआ है। 0 पे इसकी वैल्यू 2 अलग से है और नॉट 0 पे ये डेफिनेशन है, और इस पे आधारित, इस पे बेस्ड 4 ऑप्शंस है और सिंगल करेक्ट है। तो मेरा सजेशन हमेशा रहता है कि अगर आपने करेक्ट ऑप्शन चूज़ कर लिया है तो इनकरेक्ट को चेक नहीं भी करेंगे तो चलेगा, राइट। बट यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स भी कि कैसे हैं वो। तो पहली बात, ऑप्शन ए कह रहा है कि फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, तो हमें कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। तो आप कंटिन्यूटी चेक कैसे करते हो, तो भाई 0 पे इसकी वैल्यू 2 है, लिमिट जब देखोगे आप 0 प्लस या 0 माइनस, तो ये वाली वैल्यू 0 है, सैंडविच से आप समझ सकते हैं इसको, और ये वाली वैल्यू 2 है। तो इसका मतलब लिमिटिंग वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के इक्वल है। आप ये कह सकते हैं कि अपने पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो 2 है, इसलिए कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस है तो अब डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, एक स्मार्ट टेक्निक, क्योंकि आप पेपर दे रहे हैं बेटा। देखो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना, तो मैं एक्स स्क्वायर साइन 1 में एक्स की डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लूँगा 0 पे। अब इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए मुझे एक लिमिट चेक करना पड़ेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एच स्क्वायर साइन ऑफ 1/h बेटा डिवाइडेड बाई, ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे h, ये कैंसिल होगा और ये लिमिट एग्जिस्ट करता है, इसलिए डिफरेंशिएबल है। तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया, क्योंकि ये कह रहा है नॉट डिफरेंशिएबल और हमने दिखा दिया डिफरेंशिएबल है। ऑप्शन बी क्या कर रहा है कि देयर इज अ पॉजिटिव रियल नंबर्स डेल्टा सच दैट एफ इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन द इंटरवल 0 to डेल्टा। अब समझना क्या है, इसमें डिक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, जो भी समझना है तो हमें इसका डेरिवेटिव 0 के बाद समझना पड़ेगा या 0 के पहले, राइट।
तो जीरो पे डेरिवेटिव तो हमने ऐसे निकाला कि भाई वो जीरो की वैल्यू है। जीरो के बाद या जीरो के पहले अगर डेरिवेटिव देखना हो बेटा तो जो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन है जीरो के अलावे पॉइंट पे लग सकता है। तो ये डेरिवेटिव आएगा -4x, इसका डेरिवेटिव आएगा -2x इंटू साइन ऑफ 1/x, और ये x² रहेगा बेटा तो -x², और साइन 1/x का डेरिवेटिव आएगा कॉस ऑफ 1/x, और इंटू में -1/x², तो ये कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पे कॉस ऑफ 1/x टर्म आ जाएगा। अब आप इस टर्म को देखो, अगर आप कोई भी नंबर जो 0+ लोगे तो ये वैल्यू जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बेटा, ये टेंडिंग जीरो है, बट ये वाला नंबर जो है कॉस ऑफ 1/x, ये फ्लक्चुएट करेगा बेटा, ऑसिलेट करता है इसको -1 से +1 के बीच में। तो आप कितना भी स्मॉल इंटरवल लोगे ये साइन प्लस माइनस दोनों दिखाएगा, इसलिए इसको आप ये नहीं कह सकते हैं कि डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है। तो बी आपका बैड चॉइस हो गया। सी में कह रहा है कि फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा, वैसे ही -डेल्टा से 0 अगर देखेंगे तो फंक्शन इज नॉट एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल, तो सी फॉर करेक्ट हो गया बेटा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। फिर आपके ऑप्शन डी में क्या करना है, मैक्सिमम मिनिमम चेक करना है। तो आप जो वैल्यू देखोगे 0 पे ना, तो 0+h देख लो और 0-h देख लो, दोनों ही वैल्यू बेटा लेस देन 2 है। इसका मतलब इसको 0 पे क्या वैल्यू मिल रहा है, ये लोकल मिनिमम नहीं है, क्योंकि f(0) जो वैल्यू आपके पास है वो 2 है, वो मैक्सिमा है, इसलिए इसका करेक्ट रिस्पॉन्स क्या हो गया, सी है। कई लोग गलती से ऑप्शन बी भी टिक करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मैट्रिक्स चैप्टर से है। एक आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि लेट द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स x डिनोटेड बाय x ट्रांसपोज। ये अपना ऑपरेशन बता रहे हैं कि ऐसा ट्रांसपोज है, तो नंबर ऑफ 3/3 इन्वर्टेबल क्यू बताना है। इन्वर्टेबल है बेटा, ये ध्यान रखना, और इंटीजर उसकी एंट्रीज है, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से एक क्लू डायरेक्टली अपने को मिलेगा कि अगर मैं इसको क्यू से प्री मल्टीप्लाई कर दूँ बेटा, तो आ जाएगा क्यू ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल, जिसको ऑर्थोगोनल बोलते हैं। तो एक तो ये अपना कंक्लूजन हो गया। दूसरा इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि PQ = QP है, तो मतलब आप Q को तो सपोज कर लो। Q को कैसा सपोज कर लो, तो ये A1 है, B1 है, ये C1 है, A2 है, B2 है, और ये C2 है, फिर A3, B3 और ये C3 है बेटा, है ना। Q को ये सपोज कर लिया। अब प्री फैक्टर यहाँ पे देखना, प्री फैक्टर में अगर डायगोनल मल्टीप्लाई करोगे ना तो रो वाइज जो मल्टीप्लाई होता है, तो PQ अगर लिखोगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ PQ को, तो वो कैसा दिखेगा, 2A1, 2B1, 2C1, फिर क्या दिखेगा, 2A2, 2B2 एंड 2C2, फिर क्या दिखेगा, 3A3, 3B3 एंड 3C3। ये किसके इक्वल है बेटा, QP के। तो QP में P पोस्ट फैक्टर है बेटा, तो वो कॉलम वाइज मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा 2A1, 2A2 एंड 2A3। सेकेंड कॉलम आएगा 2B1, 2B2 एंड 2B3, और थर्ड आएगा आपका 3C1, 3C2 एंड 3C3। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे 2C1 है और यहाँ पे 3C1 है, ये इक्वल कब होगा, जब C1 0 होगा। तो मैं वो चीज़ इधर हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं इसको 0 बना दे रहा हूँ कि ये तुम्हारे पास 0 एलिमेंट है, चॉइस नहीं है, राइट। फिर देखो ये 2C2 है और यहाँ तुम्हारा 3C2 है, इसका मतलब C2 0 हो रहा है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम हो रहे हैं। C2 0 हो रहा है, मतलब ये आपका 0 हो गया, आपके पास चॉइस नहीं है। फिर आपके पास 3C3 है, 3C3 है, वो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट, कुछ भी नंबर C3 आ सकता है वहाँ पे। यहाँ देखो 3B3 है और यहाँ पे 2B3 है, तो आपके पास B3 0 हो गया, तो ये 0 हो गया। इसको यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि हमने क्या लिखा, B3 मेरे पास 0 हो गया, ठीक है भाई। यहाँ पे देखिए 3A3 है और यहाँ पे 2A3 है, तो 3A3 है और 2A3 है, तो A3 0 हो गया, तो इसका मतलब A3 0 हो गया। A3 यहाँ पे, तो इसको भी मैं 0 करने की कोशिश कर रहा हूँ कि A3 0 हो गया, राइट। और कहाँ पे 2A2 है, 2A2 है, 2B2 है, 2B2 है, 2A1 है, 2B1 है, सही है। तो अब और कोई कंडीशंस इसको इक्वल करके नहीं लाया जा सकता है।
अब क्या कंडीशन लगा सकते हैं बेटा, तो ऑर्थोगोनल की जो खास बात होती है कि रो वाइज कॉलम वाइज वो यूनिट वेक्टर होता है। तो यहाँ से ये कंडीशन आ जाएगा कि आपका जो C3 स्क्वायर है उसको 1 होना चाहिए, तो C3 के लिए 2 चॉइसेज है, C3 के लिए 2 चॉइसेज है। क्या क्या चॉइसेज है, C3 या तो 1 ले सकते हैं, केस वर्क जैसा आपको दिखेगा बेटा यहाँ पे, C3 या तो आप 1 ले सकते हैं या -1 ले सकते हैं, राइट। तो एक बार इसको आपको दिखाते हैं कि C3 आपके पास 1 हो सकता है या -1 हो सकता है, ये 2 चॉइस हो गया। फिर यूनिट वेक्टर ये भी रहेगा आपके पास, तो A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर, मतलब आप ये लिख सकते हैं कि A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर 1 होगा। आप ये भी लिख सकते हैं B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर 1 होगा, राइट। और अब आपके पास डॉट प्रोडक्ट भी 0 होगा, मतलब A1 A2 प्लस B1 B2 बेटा 0 होगा। मतलब हमने क्या किया, कॉलम वाइज इसको यूनिट वेक्टर लिया है, तो A1 A2 तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर 1 हो गया, B1 B2 है तो B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर 1 हो गया। अब फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम से डॉट लिख सकते हैं और फर्स्ट रो सेकंड रो से भी लिख सकते हैं। तो अगर कॉलम वाइज डॉट लिखते तो A1 B1 और A2 B2 का सम आपके पास 0 आता। तो मैं इसको दोनों तरीके से लिख सकता हूँ, कोई उसमें ऐसा गलत नहीं है, बट चूँकि यहाँ पे कॉलम वाइज ऑपरेट कर रहे हैं तो मैं इसको कॉलम वाइज ही रख रहा हूँ, राइट। इसको अपन लिख लेंगे A1 B1 प्लस A2 B2 और बेटा ये 0 होगा। ये ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी आप सब जानते हैं। अब करना इसमें क्या है, तो इसमें केस वर्क लगाना है। कैसे केस वर्क लगाना है, देखो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर 1 है ना, तो इसके पास तरीका फिक्स है, या तो A1 स्क्वायर 1 होगा तो A2 स्क्वायर 0 होगा, और दूसरा केस क्या होगा, अगर A2 स्क्वायर 1 होगा तो A1 स्क्वायर 0 होगा। फिर उस बात को यहाँ पे यूज करेंगे, जैसे मान लो तुमने कहा कि A1 को 1 लिया, लिख के बताते हैं, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। A1 को तुमने 1 लिया तो बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हारे पास A2 कितना हो जाएगा, 0। अब A1 को 1 लिया और A2 को 0 लिया तो B1 क्या हो जाएगा, B1 0 हो जाएगा। तो यहाँ से केस वर्क आपका हो जाएगा। फिर आपके पास क्या होगा, A1 -1 हो सकता है, फिर उसके हिसाब से आप काउंट कर लेंगे। यही चीज़ A2 +1 -1 हो सकता है, फिर B1 +1 -1 हो सकता है, B2 +1 -1 हो सकता है। तो इसके केसेस बना करके आप काउंट करेंगे तो टोटल आपके पास इधर A1 A2 B1 B2 में 8 केसेस बनते हैं, और C3 में आपके पास उधर 2 केसेस हैं, तो टोटल कितना हो गया बेटा, 16। कहीं चॉइस है, C फॉर करेक्ट, ये आपका आंसर हो गया बेटा। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ पेपर नंबर 1। ये वेक्टर्स 3 डायमेंशंस का था। पहले क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया गया था। क्वेश्चन में ये दिया गया था कि L1 एक लाइन है विच इज़ द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द 2 प्लेन्स। तो जो L1 है उससे पैरेलल एक लाइन L2 बनानी है। तो क्वेश्चन थियोरेटिकली यहाँ से स्टार्ट होता है कि हमें P पॉइंट दिया हुआ है, P पॉइंट, और दिस इज 2, -1, 3। अब यहाँ से एक लाइन हमने बनाई, इसका नाम है L2, और ये लाइन किससे पैरेलल है, L1 से। तो हमें L1 लाइन नहीं चाहिए, हमें L1 के केवल DR चाहिए। तो जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन होती है दैट इज़ पैरेलल टू N1 क्रॉस N2। तो L2 के अलोंग वेक्टर N1 क्रॉस N2 आ गया, करेक्ट। नाउ दिस लाइन इंटरसेक्ट्स दिस प्लेन। इस प्लेन की इक्वेशन दे रखी है हमें, ये प्लेन की इक्वेशन है। अच्छा, कहाँ इंटरसेक्ट करता है, पॉइंट Q पर, और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर R दिया हुआ है, करेक्ट। अब पूछा क्या है, चॉइसेस के मुताबिक हमें PQ की लेंथ बतानी है, PQ की लेंथ, QR की लेंथ निकालनी है, QR की लेंथ, एरिया निकालना है, एंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन सेगमेंट्स PQ एंड PR। तो PQ और PR ये वाला एंगल निकालना है। सो दिस इज द ईजिएस्ट थिंग, या द फर्स्ट थिंग दैट वी शुड बी डूइंग। व्हाट, that cos theta is equal to this vector and this vector. Now what is this vector? That's a perpendicular vector, n3 vector, which is 2i cap plus j cap minus 2k cap, correct? So that is n1 cross n2 dot n3, correct, upon mod n1 cross n2 mod n3। तो पहले हम N1 क्रॉस N2 निकाल लेते हैं। तो दिस इज I कैप, J कैप, K कैप। N1 इज 2 3 1 2 3 1 एंड N2 इज 1 2 1। अच्छा, I कैप, नाउ दिस इज 1, देन J कैप 2 -1 J कैप, एंड 4 -3 K कैप।
तो n1 क्रॉस n2 इज i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ये यहाँ इसका n3 के साथ डॉट ले लें तो हमें मिल जाएगा 2 माइनस 1 माइनस 2 अपॉन दिस इज 3 एंड दिस इज √3। तो जो cos थीटा आया दैट इज 1 अपॉन 3√3। नेगेटिव मैंने इसलिए ऑमिट कर दिया, आफ्टर ऑल वी आर लुकिंग फॉर acute angle. So the acute angle is cos inverse 1 upon 3√3. Hence this choice is wrong. Now let's talk about these lengths PQ and QR. अगर हमें PQ और QR चाहिए, we already know the angle, so it is a wise idea कि हम perpendicular distance निकाल लें. So PR perpendicular 2 minus 1 3 का perpendicular इससे. So this is going to be 4, then minus 1 and then 3 minus 6 upon 3 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन जाएगा -3 माइनस 12 दैट इज 3, है ना, मॉडुलस ऑफ इट ऑफ कोर्स। तो आपके पास PR आ गया। अब आपके पास अगर PR है तो हम cos थीटा इज इक्वल टू PR अपॉन PQ निकाल सकते हैं। तो हेंस PQ इज PR अपॉन cos थीटा 1 अपॉन 3√3 दैट इज 9√3। तो हमारे पास PQ की लेंथ 9√3 आई, PQ की लेंथ 9√3। सो दिस गिव्स अस A चॉइस। अब अगर हमें QR निकालना है, QR तो हम पाइथागोरस से भी लगा सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं सर्टेनली कि भाई tan थीटा इज इक्वल टू QR अपॉन PR। हेंस QR इज इक्वल टू PR और tan theta. Now certainly cos theta is 1 upon 3√3. So this is √26. Hence PR is QR by tan theta. तो by tan theta लेंगे हम तो √26। तो हमारे पास QR आ गया, राइट? सॉरी, QR is equal to PR into tan theta, that is √26. सो QR इज √15। ये गलत चॉइस दे रखी है। अब एरिया निकालना अगेन थोड़ा सा इजी टास्क है। एरिया हो जाएगा हाफ QR, QR इज 3√26 इंटू PR दैट इज 3, तो 9/2 √26 विच इज़ दिस। अगर हम 3 ले जाएं तो 9 इंटू 26 इज 234। सो दैट्स योर C चॉइस। तो ये फेयरली मॉडरेट लेवल का प्रॉब्लम था। हाँ, इसके अंदर हम अननेसेसरली पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने लग जाएंगे, R निकालने लग जाएंगे, तो इट्स गोइंग टू बी अ लेंथी प्रॉब्लम। So now let's discuss question number 6. Now this is from functions chapter and a composite function is given. Two individual functions are given to you, fx and gx, and we need to comment on the classification onto into behavior of fog and goff. तो अब हम fog और goff कैसे निकालें? तो जो ट्रेडिशनल तरीका है बिल्कुल उसी पे चलेंगे। फॉग निकालना है तो f के अंदर g डाल देंगे, तो जहाँ जहाँ n आ रहा है वहाँ वहाँ g से रिप्लेस कर देते हैं, तो g + 1/2 एंड 4 - g/2, g इज़ ऑड एंड g इज़ इवन, करेक्ट? यही चीज़ है यहाँ। अच्छा, नाउ अब g की दो डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले ये सॉल्व करेंगे हम। g इज़ ऑड, तो n क्योंकि एक नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, राइट? अगर तुम इंटीजर डालोगे तो ये एक ऑड ही आएगा, तो g का आउटपुट ऑड आएगा, तो दिस इज नथिंग बट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, करेक्ट? अब g इवन कब है? यहाँ से तो इवन होगा नहीं, और g यहाँ से हमेशा इवन होगा, तो यानी कि n इज लेस देन 0, ये आ गया। अच्छा, अब हम फर्दर फॉग को रिवाइज कर लेते हैं। तो जब n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो g की वैल्यू 3 + 2n है, जस्ट सब्सटीट्यूट 3 + 2n, सो 4 + 2n, सो दिस इज 4 + 2n, तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट? और n लेस देन 0 के लिए g की जगह -2n डाल देते हैं, तो -2n डालेंगे तो 4 + 2n/2 अगेन n + 2। तो मुद्दे की बात यह है कि ये फंक्शन n + 2 बन गया। सर्टेनली फॉग 1 है, इन्होंने बोला हुआ है फॉग इज़ नॉट 1, सो बी चॉइस इज रॉन्ग, करेक्ट? f की बात कर लेते हैं। f इज़ नॉट 1 बट f इज़ ऑन 2, तो f ऑन 2 है क्या? अगर n को ऑड डालेंगे
तो आप जैसे 1 डालिए इसमें, n को ध्यान रहे इंटीजर डालना है, नेचुरल नंबर डालना है, n को 1 डालिए तो आपको 1 मिल जाएगा, n को 3 डालिए तो आपको 2 मिल जाएगा। सो यू आर गेटिंग ऑल नेचुरल नंबर्स। n को even डालना है तो आप 2 डालिए, 2/2 1 मिल जाएगा। आप 4 डालिए तो 0 मिल जाएगा, 6 डालिए तो -1 मिल जाएगा, लाइकवाइज। तो हमने पाया कि सारे नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स मिल रहे हैं, हेंस f इज ऑन टू, है ना। एंड सर्टेनली इट इज़ नॉट मैनी वन, इट इज़ नॉट 1 1, हमें वैसे ही दिख गया 1 1 का आउटपुट 2 बार, तो डी चॉइस भी हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सी चॉइस, जी इज़ 1 1 एंड जी इज़ ऑन टू। तो अगेन जी के ऑन टू बिहेवियर के बारे में बात करें तो n अगर हम 0 डालें तो हमें ये दिख रहा है कि हमें 3 मिल जाएगा। n को हम 1 डालें, ध्यान रहे इंटीजर डालना है, n को हम 1 डालेंगे तो 5 मिल जाएगा। n को नेगेटिव डालें, है ना, तो n को -1 डालें तो 2 मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। तो हम देख सकते हैं सर्टेनली कि हमें सारे जो नेचुरल नंबर्स हैं वो आउटपुट नहीं मिल रहे हैं, वी आर नॉट गेटिंग 1, हैंस जी इज़ इनटू इज़ ऑन टू गलत दिया हुआ है। तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट 1 1 विथ नेचर। अब बारी है हमारी ए चॉइस, गॉफ की। तो हमें गॉफ वापस से इवैल्यूएट करना पड़ेगा। तो गॉफ को इवैल्यूएट करने के लिए जी के अंदर n की जगह f डाल देते हैं। तो दिस इज़ गोइंग टू बी 3 + 2f एंड दिस इज़ गोइंग टू बी -2f। n की जगह f डाल रहे हैं, f इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, f इज़ लेस देन 0। अब f की 2 डेफिनेशंस हैं, टॉप एंड बॉटम। तो जब हम n को एक ऑड नेचुरल नंबर है तो ये पॉजिटिव ही है, यानी कि जो पॉजिटिव के कोरस्पॉन्डिंग हमें एक सोल्यूशन तो मिल गया, दैट n इज़ अ ऑड नंबर, करेक्ट। अच्छा, यहाँ पर भी n पॉजिटिव हो सकता है, राइट, जब तक n 4 को ब्रीच नहीं करेगा। n तो लेकिन इवन है, तो यानी कि n 2 और 4, तो हियर यू आर गोइंग टू गेट 2 and 4 एज वेल। f नेगेटिव, जैसे ही f यहाँ तो पॉजिटिव है, n 4 को ब्रीच कर जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि इसका सोल्यूशन आ गया n 6, 8, 10 एंड सो ऑन। तो जो हमारे पास गॉफ आ रहा है इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो n ऑड है, 3 डेफिनेशंस हो गई, n 2 या 4, चलो इनके लिए अलग एक्सप्लिसिटली लिख देता हूँ, 2 और 4, और n बराबर 6, 8, 10 एंड सो फोर्थ। अगर n ऑड है तो जो f है वो n+1/2 है, राइट। तो अब हम यहाँ पर n+1/2 लिख देते हैं, 2 कैंसिल हुआ तो n+1 यानी कि n+4। अगर n 2 है तो f की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, तो 2 है तो 2 - 4 - 2, 2, 2/2 1, तो f की वैल्यू 1 है। तो अगर f की वैल्यू 1 डाल दें तो यहाँ पर 5 आ गया, राइट। अगर n 4 है तो f की वैल्यू यहाँ से 0 है, तो 0 डाल देते हैं तो आपके पास 3 आ गया। और 6 ऑनवर्ड्स आपको यहाँ है, f 6 ऑनवर्ड्स हमें पता है कि भाई इवन में 4 - n/2 है, तो 4 - n/2, तो ये n-4 हो गया। तो अपने पास अब गॉफ तैयार है। अब जो इन्होंने पूछा था इट इज़ नॉट 1 1, तो देखो ये ब्रांच अपने आप में 1 1 है, ये ब्रांच अपने आप में 1 1 है, करेक्ट। n बराबर 1 पर 5 आ रहा है, g ऑफ f ऑफ 1 5 आ रहा है, और 2 पर भी वही आ रहा है 5, तो हमें ये दिख ही गया कि इट इज़ मैनी 1, तो दिस सीम्स टू बी करेक्ट, नॉट 1 1। अच्छा, अब ऑन टू बिहेवियर की बात कर लें कि क्या ये ऑन टू है। तो n अगर ऑड है तो हम 5, 6 ऑनवर्ड्स अगर हम डालेंगे तो 1 डालेंगे तो 5 मिल जाएगा, 3 डालेंगे तो 7 मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा, यहाँ से 5 3 तो खैर मिल ही रहा है, 6 डालेंगे तो 2, 8 और लाइकवाइज यहाँ पर 10 मिल जाएगा। तो अब हम ये देखें कि क्या गॉफ की रेंज n आ रही है। तो आपके पास 3, 2, 3 ऑनवर्ड्स 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7, 9 सारे ऑड आ रहे हैं और सारे इवन भी आ रहे हैं,
लेकिन हम देख सकते हैं कि हमारे पास 6 नहीं आ रहा है, हमारे पास 1 नहीं आ रहा है, करेक्ट। तो दैट्स अबाउट इट। 2 4 6 तो आ जाएगा, हमारे पास 1 नहीं आ रहा है, करेक्ट। 6 तो आ ही जाएगा क्योंकि हम 6 डालेंगे तो 2 आ जाएगा, 8 तो 2 से हॉप होता रहेगा ये 2 6 4 6 8 एंड सो ऑन, करेक्ट। लेकिन इसकी आउटपुट में 1 नहीं आ रहा है, तो हेंस दिस इज सर्टेनली नॉट ऑन टू, सो ए चॉइस। ये क्वेश्चन भी फेयर इनफ ईजी टू मॉडरेट कैटेगरी का ही है, क्योंकि इसमें जो फॉग और गॉफ हैं वो ना ही ज़्यादा टिपिकल हैं और ना ही इनकी रेंज निकालना, क्योंकि इनको इंटीजर्स या नेचुरल नंबर पे डिफाइन किया है, तो इनकी रेंज निकालना भी काफ़ी आसान था। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 7 आया है। इसमें क्या दिया हुआ है कि लेट एस डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, लेट z1 इज 1 + 2 iota एंड z2 इज 3 iota, बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स वेयर iota इक्वल्स टू √(-1). ठीक है। उसके बाद s के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि x, y का एक सेट है जो कि ऑर्डर्ड पेयर का सेट कहा जाता है, r क्रॉस r को बिलोंग कर रहा है, और ये कंडीशन दिया हुआ है बच्चों कि x + iota y - z1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स x + iota y - z2। ठीक है। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या हुआ, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला जो सेट आएगा उसको हमने x, y ऑर्डर्ड पेयर से रिप्रेजेंट किया है और उस सेट का नाम दे दिया s। इसका मतलब मुझे इनडायरेक्टली क्या कहा गया है इस नोटेशन से कि मुझे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए x, y का पहले लोकस निकालना पड़ेगा। ठीक है। अब उसके उसने बोला देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। ठीक है। तो इन्होंने ऑप्शंस में भी लिखा हुआ ही है एस इज ए सर्किल सर्किल सर्किल, इसका मतलब कहीं ना कहीं लोकस इसका सर्किल आता होगा। अब वो कैसे आता होगा उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। z1 जो आपको दिया हुआ था वो था 1 + 2 iota और z2 था वो आपका था 3 iota, और कंडीशन आपको दी हुई है क्या, x + iota y - z1 इक्वल टू 2 टाइम्स x + iota y - z2। अब इस कंडीशन में z1 और z2 को हम रख देंगे तो व्हाट वी हैव x + iota y - 1 + 2 iota इक्वल टू 2 टाइम्स x + iota y - 3 iota। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉडुलस कैसे ओपन किया जाता है आप सबको मालूम है, तो ये क्या लिखा हुआ है x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दी बच्चों हमने, तो यहाँ आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा आपका x स्क्वायर और y - 3 का होल स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट एन इक्वेशन दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2x - 25। देखिए 4x स्क्वायर है तो 3x स्क्वायर बचेगा, फिर यहाँ 4y स्क्वायर है तो यहाँ क्या बचेगा 3y स्क्वायर बचेगा। यहाँ का एक -2x आएगा, मैंने राइट साइड पे ट्रांसफर कर दिया तो प्लस का 2x बन गया। यहाँ पर आपका एक -4y आएगा, जबकि यहाँ पे -6y और 4 यानी -24y जाएगा, उधर जाके -20y बन जाएगा। फिर ये बनेगा आपका यहाँ से 4 और 1 5 और यहाँ से 9 4 जा 36 और 5 का डिफरेंस 31, तो ये हो जाएगा आपका +31 = 0, जो क्लियरली हम देख पा रहे हैं एक सर्किल का इक्वेशन है जिसका रेडियस और सेंटर निकालना बच्चों आपको अच्छे से आता होगा। तो इसका जो सेंटर का कोऑर्डिनेट आ जाएगा बच्चों वो आप देखिए यहाँ पर -2 और ये 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ से सेंटर जब हम निकालेंगे तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा -1/3 और यहाँ पे 20/3 यहाँ पे जो लिखा हुआ है 20/3, तो इससे हो जाएगा आपका 10/3, करेक्ट। और रेडियस हम कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों, तो रेडियस हो जाएगा g√g² + f² - c, जिसकी वैल्यू आप निकालोगे यहाँ से तो ये बन जाएगी आपकी 1/9 100/9 - 31, तो आप देखिएगा ये आंसर आ जाएगा 2√2/3। तो इसके ऑप्शन ए और डी दोनों ऑप्शन करेक्ट हो गए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेट द सेट ऑफ ऑल रिलेशंस आर ऑन द सेट ABCDEF, ये 6 एलिमेंट का एक सेट है सच दैट आर इज, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। तो आपको अच्छी तरह मालूम है रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या होती है और सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है। अब एक कंडीशन उन्होंने क्या लगा दी है, आर कंटेंस एग्जैक्टली 10 एलिमेंट्स। तो जब हम आर फॉर्म करेंगे ABCDEF से, जब आर सेट हम फॉर्म करेंगे तो वो क्या होना चाहिए आपका, रिफ्लेक्सिव तो होना ही होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव होने का मतलब क्या हो जाता है बच्चों कि उसके अंदर आपको आइडिया होगा कि रिफ्लेक्सिव सेट अगर मुझे लिखना है तो उसके अंदर आपको सेल्फ इमेजेस वाले सारे एलिमेंट लेने पड़ेंगे, AA, BB, CC,
डी डी ई ई एफ एफ, तो ये एलिमेंट तो कंपलसरीली उसके अंदर आ ही गए, तो 6 एलिमेंट तो उसके अंदर आ गए। अब मुझे टोटल कितने एलिमेंट चाहिए? 10, यानी 4 एलिमेंट मुझे और चूज़ करने हैं बच्चों। अब देखिए इसके अंदर और कितने एलिमेंट आ सकते हैं। टोटल आप देखिए R क्रॉस R के अंदर 36 एलिमेंट होने वाले हैं। इतना क्लियर है मेरी बात? क्योंकि उसने 6 एलिमेंट दिए हुए हैं, तो जब यहाँ से हम R क्रॉस R का सेट बनाएंगे तो 36 एलिमेंट का आएगा। 36 एलिमेंट में 6 एलिमेंट तो बच्चों ये वाले हो गए, रिमेनिंग कितने बचे? 30 एलिमेंट्स। उन 30 एलिमेंट में से मैं एक रैंडम लिख कर दिखाता हूँ, सपोज A, B उसके अंदर होगा A, B उसके अंदर। अब A, B होगा तो B, A भी एक एलिमेंट उसके अंदर रहा होगा। ऐसे मिला के ये टोटल 36 एलिमेंट बनने वाले थे टोटल, लेकिन मुझे बनाने कितने? 10 एलिमेंट्स बनाने। तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे 4 ही एलिमेंट की ज़रूरत होगी। अब वो 4 एलिमेंट मुझे जब चूज़ करने हैं तो इस तरह से चूज़ करने की वो रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक भी रहे। तो आप ध्यान से देखिए इस बात को, और थोड़ा सा विजुअलाइज मैं आपको कराऊँ तो एक मैट्रिक्स फॉर्मेशन से आपको विजुअलाइज कराता हूँ। मैंने एक मैट्रिक्स बना दिया इस तरह से, एक पैटर्न बना दिया 6 क्रॉस 6 का। आप देखिए यहाँ पर अगर मैं A, A लिखता हूँ, यहाँ पर A, B लिखा, यहाँ पर A, C लिखा, देन A, D, A, E, और एक और लिख लेता हूँ मैं A, F। ऐसे हमने यहाँ पर ऐसे एक रो बना दी फर्स्ट, ठीक है। इसी तरह से हम 6 रो बना सकते हैं। अब इनके डायगोनल एलिमेंट्स को आप ठीक से देखोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? B, B। इस तरह वाला एलिमेंट क्या आ जाएगा आपका? B, A। फिर यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स आप लिख दोगे, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखिए A, C है तो ये आ जाएगा C, A। फिर यहाँ अगर जैसे यहाँ A, B है तो आपने B, A लिखा, A, C है तो C, A लिखा, A, D है तो यहाँ पर लिखा मैंने D, A, करेक्ट। फिर यहाँ एलिमेंट आ जाएगा आपका C, C। ऐसे करते हुए अगर मैं डायगोनल तक जाऊँगा तो सबसे आखिरी वाला हो जाएगा आपका F, F। जो सेट आपसे कहा गया, जो रिलेशन आपसे कहा गया, उस रिलेशन में ये 6 एलिमेंट तो आपके कंपलसरीली आएंगे क्योंकि रिफ्लेक्सिव कहा गया है। अब आपसे कहा गया है उस सिमेट्री भी होना चाहिए, तो रिमेनिंग जो 30 एलिमेंट है उसमें 15 एलिमेंट इधर होंगे, 15 एलिमेंट इधर होंगे। अब आप समझ पा रहे हैं कि अगर मैंने A, B को चूज़ किया तो B, A अपने आप ऑटोमेटिकली चूज़ होगा कि नहीं होगा? अगर आपने A, C को चूज़ किया तो C, A ऑटोमेटिकली चूज़ होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब 6 और 4 10 एलिमेंट हो गए। इसका मतलब मुझे ये कहना है कि ये जो रिमेनिंग 15 एलिमेंट यहाँ पर बने हुए हैं, ये टोटल कितने एलिमेंट्स हैं बच्चों? 15 एलिमेंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं और रिमेनिंग 15 इधर लिखे हुए हैं। तो जो 15 एलिमेंट हैं, जो 15 एलिमेंट्स है, उसमें से कोई भी 2 एलिमेंट यानी कोई भी 2 ऑर्डर्ड पेयर अगर मैं चूज़ कर लेता हूँ, लाइक जैसे मैंने यहाँ पर राइट किया हुआ है A, B और A, C को, तो उनके सिलेक्शन से मेरे ये 2 सिलेक्शन पक्के हो गए और रिफ्लेक्शन रिलेशन के साथ साथ वो सिमेट्रिक रिलेशन ही बन गया। इसका मतलब नंबर ऑफ वेज टू चूज 2 एलिमेंट्स आउट ऑफ दिस 15 एलिमेंट्स विल बी इक्वल्स टू 15C2। इससे मुझे क्या मिल जाएंगे? 2 ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे मिल गए। 2 ऑर्डर्ड पेयर जब यहाँ मिल गए तो यहाँ अपने आप ऑटोमेटिकली फिक्स हो गए, यानी 2 ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम हियर एंड 2 ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम हियर। तो उसका तरीका तो हो जाएगा इनटू 1 इधर वालों को निकालने का। तो अल्टीमेटली मुझे 4 ऑर्डर्ड पेयर निकालने के तरीके मिल गए 15C2। 6 ऑर्डर्ड पेयर ऑलरेडी रिफ्लेक्सिव बनाने वाले मेरे पास अवेलेबल थे। 15C2 से मेरे को 4 ऑर्डर्ड पेयर और मिल गए, तो टोटल मिला के मेरे को 10 ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन मिल गया जो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक रहा होगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 15C2, दैट इज 105, करेक्ट। अब देखें जैसे ये क्वेश्चन दिया गया PQ आर 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो देखो इफ आई फॉर्म अ ट्राइंगल तो दिस पॉइंट इज P हैविंग पोजीशन वेक्टर P, this point is Q having position vector small q and R as small r vector, ठीक है। तो क्या E is the middle point of P R? तो E के कोऑर्डिनेट्स P plus R by 2, ठीक है। सिमिलरली F के कोऑर्डिनेट्स Q plus R by 2, ठीक है। तो एक वेक्टर क्या EF बन रहा है एंड दे आर आस्किंग अबाउट द लेंथ EF। तो EF कितना? पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस विल बिकम P माइनस R बाय 2 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहां से एक चीज और इसका यूज करें, जो ये दो दिया गया अभी तक हम लोगों ने यूज ही नहीं किया। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ S प्लस 5 टाइम्स पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ S प्लस R 6 टाइम्स
पोजीशन वेक्टर ऑफ आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एस, ठीक है। 5, 6, 12 बन गया। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ एस कितना आ गया, p प्लस 5q प्लस 6r बाई 12, ठीक है। अब क्या लेंथ ES भी हम लोग निकाल सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ S माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ E। और जब हम लोग ES लेंथ निकालते हैं तो ये आती है 5/12 P माइनस Q का होल वेक्टर, ठीक है। क्या अब मैं EF वेक्टर और ES वेक्टर का रेशो निकाल सकता हूं, ठीक है। तो ये रेशो जब निकालेंगे हम लोग तो ये 6/5 आ जाएगा, ठीक है। तो EF रेशो ES इज इक्वल टू 6/5 विल बिकम 1.20 और आंसर भी था 1.20। केस 1 बनाते हैं, व्हेन 0 इज टेकन एग्जैक्टली 2 times। तो पहली जगह पे तो 0 आएगा नहीं, तो फर्स्ट प्लेस को छोड़ के कितनी प्लेसेस रह गई, 6 में से 2 को सेलेक्ट करने के वेस 6c2 और बाकी की बची हुई 5 प्लेसेस को भरने के वेस 2⁵5। क्यों, आइदर 1 कम्स और 2 कम्स, 1 कम्स और 2 कम्स। इस वैल्यू को निकालते हैं तो दिस वैल्यू इज 480, ठीक है। अब सेकंड केस, व्हेन 1 इज टेकन 2 times, ठीक है। इसमें कितने नंबर ऑफ वेज होंगे, 7c2 2⁵5 माइनस 6c2 2⁴ और ये आंसर आता है 432। ये कैसे आया देखें भाई, पहले पेज पर पहले तो टोटल वेज निकाल लो, 7c2 इंटू 2⁵5, क्योंकि 1 के लिए 7 में से 2 प्लेसेस सेलेक्ट किया, बाकी जगह को भरने के वेस 0 1 0 1 0 1। अब माइनस ये क्यों हुआ, क्या कुछ ऐसे भी केस होंगे जिसमें 0 पहले प्लेस पर आ जाएगा, और वो ये सारे केसेस हैं जिसमें 0 पहले प्लेस पर आएगा। अब रहा NA इंटरसेक्शन B। NA इंटरसेक्शन B का मतलब 0 इज टेकन ट्वाइस एज वेल एज 1 इज टेकन ट्वाइस, ठीक है। और इसके नंबर ऑफ वेज 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ठीक है। ये टोटल केसेस 7 फैक्टोरियल, 2 times 0, 2 times 1 और 3 times 2, ठीक है। माइनस बताओ कौन से केसेस जहां पर यस 0 पहले प्लेस पर आ रहा है, तो 0 को हटा देंगे तो बचे कितने, 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल बिकॉज ऑफ 2 1 अलाइक, 3 फैक्टोरियल बिकॉज ऑफ 3 times 2 अलाइक। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 150। कितना रहा है, 150। अब तुम्हें फॉर्मूला पता ही है, NA यूनियन B इज इक्वल टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B, ठीक है। और इस वैल्यू को निकालने पर आंसर विल बी 762, ठीक है। तो थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था लेकिन अच्छा था। लिमिट का क्वेश्चन है जिसमें LH रूल और रेबलीज रूल दोनों इस्तेमाल हो रहा है ना। एज यू कैन सी इट इज़ 0/0 फॉर्म, सो यूजिंग LH रूल हम नीचे लिख सकते हैं 3x², ऊपर हम लिख सकते हैं α/2 इंटू 1/1 माइनस x² प्लस बीटा टाइम्स cos x माइनस x टाइम्स sin x, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल्स टू 2, ये लिमिट अपने को 2 दे रखी है। नाउ एज यू कैन सी एज x इज टेंडिंग टू 0, this term is going towards 0. So for existence of limit to be 2, this term should also tend to 0. So as x tends to 0, this is α/2 and this term is 1 and this is 0, so it is beta.
So therefore we can say alpha by 2 plus beta is 0. So we have got one relation between alpha and beta. Now moving forward, now we can again apply LH rule because this is again 0 by 0 format. So again we differentiate. So this becomes 6x so if we differentiate this, this is going to be alpha by 2 and minus 1 times 1 upon 1 minus x square whole square into minus 2x plus derivative of this will be beta times minus sin x minus x times cos x minus sin x. And this is equal to 2. Now we can see as x is tending to 0, this minus 1 minus 2 will become 2 and this is 2 and 2 gets cancelled. And x tends to 0, this is x upon x, this will become 1. Alpha by 6 is the first term which we are getting. Here again sin x upon x will become 1. So this is going to be minus beta by 6 minus this term. When we divide this by this x term, this will become minus beta by 6 and this term will also become minus beta by 6. So this is alpha minus 3 beta and this is actually equal to 2. So this is equals to 12. Now this is equation number 2. Now I think we can solve these two equations to get the value of alpha and beta. So this is alpha plus 2 beta is equal to 0. If we simply add these two equations, subtract these two equations, we will get the value of beta. So beta will come out to be 5 beta will be minus 12, so it is minus 12 upon 5. And since alpha is minus 2 times beta, so it is going to be 24 by 5. So we were asked value of alpha plus beta, so alpha plus beta will be 12 upon 5. And after simplification we can see it is 2.40. So answer is 2.40. We would rate this question as an average moderate question. नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर अपने को थोड़ा सा फंक्शनल इक्वेशन का यूज़ देखने को मिल रहा है और अपने को पता है कि वेन एवर वी आर प्रोवाइडेड बाय दिस फंक्शनल इक्वेशन वी नो दैट एफ एक्स इज एक्चुअली सम k times power x, k power x. So they have written that a1, a2, a50 be an arithmetic progression and the relation is given between them using that functional rule. And we need to evaluate this sigma. So it is a question combined between sequence and functional equation. So what we can do is, first of all we can see that we can write this as k power a31 is equals to 64 times k power a25. Now a1, a2, a3 are in AP arithmetic progression, so therefore we can write this as a1 plus 30d 64 times a1 plus 24d. Now we can see that k raised to power 6d is equals to 64. So therefore k raised to power d can be written as 2. 64 can be written as 2 raised to power 6. So we have got the value of k raised to power d. Now we are again provided with one more data. This is summation of the terms which we are going to get f of a1, f of a2 and so on f of a50. And this is 3 times 2 raised to power 25 plus 1. So again we can write this as k power a1, k power a2 and k power a50, and this is 3 times 2 raised to power 25 plus 1.
Now we can take k raised to power a1 common from this. Now this term will be a1 plus d, so we can write 1 plus k raised to power d, k raised to power 2d, and so on, k raised to power 49d. And this is equivalent to 3 times 2 raised to power 25 plus 1. Okay. Now this is a GP. This is a GP. So we can write k raised to power a1 into k raised to power 50d minus 1 divided by k raised to power, this is again d minus 1, then k raised to power d minus 1, and this is equivalent to 3 times 2 raised to power 25 plus 1. Now we have got the value of k raised to power d as 2. We will put this value over here. So from here we get k raised to power a1. This will become 2 raised to power 50 minus 1 upon, this will become 2 minus 1. This is 3 multiplied by 2 raised to power 25 plus 1. Now as you can see this is a square minus b square format. So if we cancel this by this term, we will get k raised to power a1 as equal to 3 divided by 2 raised to power 25 minus 1. So this is the value of k raised to power a1. Now we need to evaluate the value of this sigma. This is what we need to evaluate. So this is sigma f of ai. I varies from 6 to 30. I think this is 6 to 30 only. Yes, 6 to 30. So this can be written as f of a6 plus f of a7 and so on, f of a30. Okay. Now f of a6 will be equal to k raised to power a1 plus 5d, k raised to power a1 plus 6d, and so on, k raised to power a1 plus 29d. Now we can take k raised to power a1 and k raised to power 5d common from this. So this will be basically 1 plus k raised to power d and so on, k raised to power 24d. Okay. Now this is again a GP. We know the value of k raised to power a1 from the previous calculation. K raised to power a1 was 3 upon 2 raised to power 25 minus 1 and k raised to power d is 2. So this is 3 upon 2 raised to power 25 minus 1. This value will be 2 raised to power 5. Now the sum of this GP can be written as k raised to power 25d minus 1 upon k raised to power d minus 1. Okay. Now k raised to power d is 2. So therefore basically this becomes 3 divided by 2 raised to power 25 minus 1 into 2 raised to power 5 into this k raised to power 5d from the previous calculation. K raised to power d was 2. So therefore this can be written as 2 raised to power 25 minus 1. So basically this and this term will get cancelled out. So this is 3 into 32. So answer of this question is 96. So answer is 96. This is a bit lengthy question, but the concept which were used were pretty linear. पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं. देखिए 3 आपको फंक्शन दे रखे हैं जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं. y1 इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, सिमिलरली y2 इसका है और y3 इसका है. अब आपसे जो पूछा है वो ये है कि लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 प्लस y1x y2x और y3x का प्रोडक्ट.
तो अब यहाँ पे बात नोट करने वाली ये है, अगर आप देखेंगे y1, y2, y3 तीनों की जो वैल्यूज़ हैं वो x बराबर 1 पे दे रखी हैं और आपको इन तीनों का प्रोडक्ट दे रखा है, तो ज़रूरी नहीं कि आप इंडिविजुअल फंक्शन निकालें, आप तीनों निकाल सकते हैं, तीनों का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, जो पहली डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उसे आप कैसे लिख सकते हैं, दैट इज dy1, पहली को कैसे लिखेंगे, dy1 अपॉन y1 बराबर साइन स्क्वायर एक्स dx। इसी प्रकार जो दूसरी दे रखी है इसे लिखेंगे dy2 अपॉन y2 बराबर कॉस स्क्वायर एक्स dx। सिमिलरली जो थर्ड इक्वेशन दे रखी है इसे लिखेंगे dy3 अपॉन y3 बराबर 2 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 इंटू dx। अगर मैं बच्चों इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा यहाँ पे, तीनों को ऐड कर देता हूँ तो यहाँ पे मिलेगा dy1 अपॉन y1 प्लस dy2 अपॉन y2 dy3 अपॉन y3 और बराबर, अगर आप तीनों को ऐड कर दो देखो तो dx तो कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया 1, यहाँ पे -1 लिखा हुआ है तो इफेक्टिवली ये लिखा हुआ है आपका 2 अपॉन एक्स क्यूब dx। अब ये जो टर्म है इसे आप इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए अगर इसे इंटीग्रेट करेंगे तो मैं एक बार इक्वेशन वापस से लिख देता हूँ, dy1 अपॉन y1 dy2 अपॉन y2 और बराबर, देखिए पीछे क्या लिखा हुआ है, दैट इज 2 बाई एक्स क्यूब dx। सो 2 बाई एक्स क्यूब dx। अगर इसे इंटीग्रेट करा जाए तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ln y1 ठीक है ln y3 और बराबर, बेटा ये जो इंटीग्रेशन है अगर आप ये करेंगे तो ये आ जाएगा, दैट इज -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सही है, और प्लस c। तो देखिए अगर आप y1, y2, y3 का प्रोडक्ट देखें तो y1, y2, y3 क्या आ गए, इसे आप log y1, y2, y3 लिख सकते हैं, तो y1, y2, y3 कितना आ गया, y1, y2, y3 बराबर e की पावर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस c। उसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं e की पावर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर c। तो फाइनली आप जो y1, y2, y3 लिखेंगे, y1, y2, y3 वो हो गया आपका लैम्डा इंटू ई की पावर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आप पिछली स्लाइड में जाइए और वैल्यू देखिए, वैल्यू क्या दे रखी है, x अगर मैं 1 रखता हूं तो y1 की वैल्यू क्या दे रखी है 5, y2 की वैल्यू क्या दे रखी है 1/3 और y3 की वैल्यू दे रखी है 3/5। तो अगर आप तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा 5/3 इंटू 3/5, वो तो हो गया 1, तो इफेक्टिवली 1/e आएगा। तो 1/e आएगा तो अगर मैं तीनों को, इसमें मैं x को 1 रखता हूं, तो अगर मैंने x को 1 रखा तो y1, y2, y3 जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, वो आ गया 1/e बराबर लैम्डा और बाई e। तो इसका मतलब आपके पास जो लैम्डा की वैल्यू आ गई वो 1 आ गई। इसका मतलब आपके पास जो y1, y2, y3 का प्रोडक्ट आ गया, y1, y2, y3, वो आपके पास आ गया e की पावर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हम देखते हैं हमें लिमिट क्या कैलकुलेट करनी है। हमें लिमिट कैलकुलेट करनी है लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 प्लस y1, y2, y3 x, वो तो हमारे पास आ गया e की पावर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन e की पावर 3x साइन x। तो देखिए लिमिट क्या कैलकुलेट करनी है। सो अब आपको जो लिमिट कैलकुलेट करनी है वो आपको करनी है लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 प्लस e की पावर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन, आप एक बार देखिए ये लिखा हुआ है e की पावर 3x इंटू साइन x। एक बार देख लेते हैं e की पावर 3x इंटू साइन x। अब बेटा देखो यहाँ पे भी आप ये कर सकते हो, x अप्रोचिंग टू अगर 0 प्लस है तो आपने साइन x बाय एक्स किया और इंटू एक्स किया, साइन x बाय एक्स को आप 1 रख सकते हो। तो यहाँ पे ये हो गया लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 प्लस e की पावर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन x इंटू ई की पावर 3x।
अब आप यहाँ पे दोनों लिमिट को अलग अलग कर दीजिए। अगर आप इन दोनों लिमिट्स को अलग अलग करेंगे तो ये दिखेगा लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 प्लस, है ना, 1 अपॉन e की पावर 3x इंटू e की पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, और प्लस अगला आपको दिखेगा 2 टाइम्स लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 प्लस, x तो x से कैंसिल हो गया और ये बचा 1 अपॉन e की पावर 3x। देखिए बच्चों, अगर आप ये लिमिट देखें x अप्रोचिंग टू 0 प्लस e की पावर 3x, तो अगर ये 0 प्लस है तो e की पावर 3x, इसमें 0 डालेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू 2 हो गया 2, तो फाइनल ये तो आया 2, और प्लस ये जो लिमिट बची है आपकी दैट इज लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 प्लस। अगर आप ये टर्म देखें तो ये देखिए 1 अपॉन, ये लिखा हुआ है आपके पास e की पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना, इससे आप लिख लीजिए 1 अपॉन एक्स, सही है, इससे आप लिख लीजिए e की पावर 3x, सही है। अब मैं आपको क्या कह रहा हूं कि ये जो टर्म है ना, ये वाली टर्म e की पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 बाय एक्स, ये टेंडिंग टू इन्फिनिटी जाएगी जब x अप्रोचिंग टू 0 प्लस होगा। ये टर्म कहाँ जाएगी? इन्फिनिटी। 0 प्लस अगर डालेंगे, अगर x को 0 प्लस डालेंगे तो ये तो 1 हो गया और ये इन्फिनिटी हो गई, तो इसका मतलब 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। अब बात यह है कि बच्चे कहेंगे सर ये टर्म इनफाइनाइट कैसे अप्रोच कर रही है, आप ये बताइए। तो ये देखिए आप, मैं एक अलग से लिखता हूँ, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 प्लस दैट इज e की पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बाय 1 अपॉन एक्स। मैं थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ कि 1 अपॉन एक्स टी है। अब 1 अपॉन एक्स टी है तो मैंने यहाँ लिख लिया लिमिट, ये कितना हो गया, t अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, t अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, ये हो गया e की पावर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी। ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट की फॉर्म है, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट की फॉर्म है तो मैं लॉपिटल लगा देता हूँ। लॉपिटल लगाऊंगा तो ये बनेगा लिमिट t अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी e की पावर टी स्क्वायर इंटू 2t अपॉन 1। अगर आप देखेंगे तो इन्फिनिटी डालेंगे तो e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, तो ये टर्म अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी है। तो अगर पिछला वाला देखें तो बेटा देखो x अप्रोचिंग टू 0 प्लस पे ये टर्म इन्फिनिटी जा रही है, ये टर्म इन्फिनिटी जा रही है, ये टर्म 1 हो रही है, 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0। तो आंसर हो जाएगा आपका 2 प्लस 0 दैट इज 2। तो बेटा आपका इस सवाल का जो आंसर होना चाहिए वो 2 होना चाहिए, ठीक है। पेपर 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बेटा। स्टैट्स पे क्वेश्चन है ना। एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है हमें, जिसके अंदर दे रखा है सारी फ्रीक्वेंसीज का सम। फ्रीक्वेंसी के अंदर अगर आप देखेंगे तो 2 अननोन है, फ्रीक्वेंसी के अगर आप देखेंगे तो 2 अननोन है, F1 F2, ठीक है। इसके बाद दे रखा है कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज 19। तो पहली इक्वेशन अपन बनाते हैं, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज 19। सो 19 बराबर, बेटा आप सारी फ्रीक्वेंसीज को जोड़ो, दैट इज 5 प्लस 2 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12। सो 12 प्लस F1 प्लस F2 which implies that F1 plus F2 is equal to 7। सो पहला रिलेशन आ गया, है ना। इसके बाद दे रखा है मीडियन ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 6। सो मीडियन निकालना है आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो कैसे निकालेंगे, हम इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे, लेकिन उससे पहले आप नंबर्स को है ना असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। देखिए ये असेंडिंग ऑर्डर में अभी नहीं है, ये है 4 5 8 9। तो आप पहले करेंगे 4 5 फिर 6 फिर 8 9 11 12। तो इस प्रकार आप एक टेबल बनाएंगे। तो मैं एक सेम टेबल ये आगे दिखाता हूं आपको, देखिए, है ना। इसके अंदर मैंने टेबल बनाई दैट इज x और f, है ना। मैं अभी क्वेश्चन पूरा नहीं करा है, मैं जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा, अभी मीडियन निकालने की बात है तो मीडियन से क्या कर सकते हैं वो बता रहा हूं। x f, देखिए x f 4 5 6 8 9 11 12 और उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज मैंने यहाँ रख दी, 4 की 5, है ना, फिर 4 5 की f1 फिर 6 की 1। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया। देखते हैं, देखिए, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया। अब यहाँ पे हम बनाएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल बनाते हैं। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल बनाते हैं। देखिए, तो यहाँ पे क्या आएगा 5, यहाँ पे आएगा आपका 5 प्लस F1, यहाँ पे आएगा आपका 6 प्लस F1, यहाँ पे आएगा 6 प्लस F1 प्लस F2। अच्छा, हमें इतनी नीड नहीं है। आप ये देखिए, आपको इसका दे रखा है मीडियन। तो बेटा इसके अंदर अगर आप मीडियन की बात करेंगे तो मीडियन कौन सी ऑब्जर्वेशन होगी, देखो ये टोटल 19th ऑब्जर्वेशन है, तो मीडियन आपकी कौन सी ऑब्जर्वेशन होगी, n ऑड है। सो मीडियन आपकी हो जाएगी दैट इज 19 प्लस 1 बाई 2, 2th ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब जो मीडियन आपकी होगी वो आपकी 10th ऑब्जर्वेशन हो जाएगी।
सो 10th ऑब्जर्वेशन अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर अगर आप 10th ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो पहली 5 ऑब्जर्वेशन 4 हैं, है ना। उसके बाद अगली F1 ऑब्जर्वेशन, अब हम चाहते हैं यहाँ पे 10 आए, मीडियन ये वाली ऑब्जर्वेशन आए, तो ये वाली ऑब्जर्वेशन आए, इसका मतलब 6 प्लस F1 वाली जो ऑब्जर्वेशन होगी वो 10th ऑब्जर्वेशन होगी। तो इसका मतलब ये और 6 एक ही बार आ रहा है, इसका मतलब 6 प्लस F1 आपका 10 होगा। इट इम्प्लाइज आपका F1 4 होगा। बेटा आप समझ गए ना, पहली 5 ऑब्जर्वेशन 4 है, फिर उसके बाद अगली F1 ऑब्जर्वेशन 5 है, और क्योंकि छठी सिर्फ एक ही ऑब्जर्वेशन है और मीडियन आपका 6 है, तो 6 प्लस F1 को 10 होना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे F1 आपका 4 आ गया, F1 4 आ गया। अब आगे देखते हैं इसमें आप देखिए F1 प्लस F2 आपका 7 दे रखा है। अब आपके पास पता है कि F1 4 है, तो F1 4 है, इसका मतलब F2 आपका 3 आ गया। तो F1 F2 आ गए, F1 4 F2 3, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो हमने यहाँ तक क्या क्रैक कर लिया, ये इन्फॉर्मेशन हमारी क्रैक हो गई। इसके बाद मीडियन ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है 6, ये वाला हमने इन्फॉर्मेशन यूटिलाइज कर ली। अब इसके बाद दे रखा है फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अल्फा है डिनोट्स द मीन डेविएशन अबाउट द मीन। मीन डेविएशन अबाउट द मीन निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा fi xi माइनस x बार डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फिर बीटा है नंबर ऑफ मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, तो सेम फॉर्मूला होता है सिग्मा fi xi माइनस m डिवाइडेड बाय 19, m हो गया मीडियन, ठीक है। तो पहले इसका मीन भी निकालना पड़ेगा, एंड सिग्मा स्क्वायर डिनोट्स द वेरिएंस। तो ये 3 चीजें निकालनी है, और इसके बाद ये सारे ऑप्शंस हैं। तो एक एक चीज देखते हैं। देखिए, तो यहाँ से आपका F1 4 आ गया और आपका F2 3 आ गया। तो बेटा देखो F1 तो अब आपका यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। F1 आपका 4 आ चुका है, F2 आपका 3 आ चुका है। अब हमें मीन निकालना है, तो मीन होता है fi xi। तो आप एक टेबल बनाइए, दैट इज xi fi, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 20, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, है ना। ये भी 20, 6, 24, 18, 33 और 12, आप इन सबको जोड़ दीजिए और 19, देखिए ये हो गया आपका 40, 40 और ये 30 हो गया 70, 70 और ये फिर 30 हो गया 100, 133 हो गया। तो अगर मैं इसका सम निकालूं तो सिग्मा fi xi 133 आ गया मेरा, और 133 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरी 19 है। तो इसका मतलब 133 बाय 19 करेंगे तो मीन आ जाएगा। तो आपका मीन क्या आता है, देखिए बच्चों आपका मीन आएगा, मीन कितना आएगा आपका, मीन अपन पिछली स्लाइड में निकाल लेते हैं, मीन देखते हैं। तो आपका जो मीन है वो क्या आएगा, वो आएगा सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, विच इज 133 बाय 19 एंड विच इज 6, नहीं 6 नहीं 7, मीन है ना, 19 7 133, तो मीन आपका 7 आ गया और मीडियन 6 है। तो अब मीन आ गया, अब मीन आ गया तो आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन भी निकालना है और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी निकालना है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप एक और टेबल बनाएंगे, दैट इज xi माइनस 7। तो ये किसके अबाउट टेबल बनेगी, मीन के अबाउट। xi माइनस 7 करेंगे, तो xi माइनस 7 करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 3 2 1 1 2 4 5, ठीक है। फिर आप करिए fi इंटू xi माइनस 7, fi इंटू xi माइनस 7 मतलब आप सेकेंड कॉलम और फोर्थ कॉलम को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आ रहा है आपका 5 3 15, ये आ रहा है 8 1 3 4 12 और 5। अब आप इनका सम कर दीजिए, तो अगर आप इसका सम कर देंगे तो ये आ रहा है 15 और 9 24, 24 और 3 27, 27 27 और 4 31, 31 और 17 48। तो ये आ रहा है आपका 48, इसका जो सम है
मैं सम लिख रहा हूँ, कायदे से इसे लिखना चाहिए था सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस 7, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे, दैट इज एक्स आई माइनस 6। तो एक्स आई माइनस 6 कैलकुलेट कर लेते हैं। ये तो देखिए मैं निकालूंगा मीन डेविएशन अबाउट मीन, ये निकालूंगा मैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो उसके लिए एक्स आई माइनस 6 कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर एक्स आई माइनस 6 कैलकुलेट करेंगे तो आप इसमें से 6 घटा दीजिए और मैग्नीट्यूड वाइज लिख दीजिए, तो आ गया 4 2, है ना, यह आ गया 1, यह आ गया 0 2 3 5 और ये 6, सही है। अब आप एक और टेबल बना लीजिए, दैट इज एफ आई इंटू एक्स आई माइनस 6। तो आप यहां पे कॉलम सेकेंड और कॉलम 6 को मल्टीप्लाई करिए, कॉलम्स, इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करिए। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 आ गया आपके पास 10, 4 1 4, और 1 6 6। अब आप इनको भी जोड़ लीजिए, अगर आप इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 14, 14 और 6 20, 20 और 21 41, 41 और 6 47। तो इसका मतलब ये आपके पास आ गया, इसका सम आपके पास आ गया 47। और एक आपको निकालना है वेरिएंस। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, है ना। तो एक्स आई माइनस, अब देखिए आप अगला यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्या करना है, इसका होल स्क्वायर, है ना, एक्स आई माइनस एक्स बार ये मीन है, इसका होल स्क्वायर इंटू एफ आई इंटू एक्स आई माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो मैं अगला लिख लेता हूं, दैट इज एफ आई इंटू एक्स आई माइनस 7 और इसका होल स्क्वायर। तो बेटा इसका होल स्क्वायर करिए, दैट इज 9, और 9 इंटू 5 45, 4 4 4 जा 16, फिर आप इसका स्क्वायर करिए 1 और 1, इसका स्क्वायर 1 इंटू 3 4, 4 इंटू 2 8, दैट इज, फिर इसका स्क्वायर करा आपने, दैट इज 16, 16 इंटू 3 48, फिर आपने इसका स्क्वायर करा, दैट इज 25 इंटू 1 25। और आप इसका भी सम लिख लीजिए। तो अगर आप इसका सम लिखेंगे तो कितना आ रहा है, देखिए 45 और 25 आप कर दीजिए, दैट इज 70, है ना, 70 और देखिए 7, ये आप कर दीजिए एक तो 16, है ना, 16 और 1 17, 17 और 3 20, ठीक है। तो 45 और 25 तो हो गया 70, है ना, 70 और 20 हो गया 90, 90 और 56 आपका हो गया 146। तो आपका ये सम आ गया 146। तो अब हम हमारी कैलकुलेशन पूरी तरह से कर सकते हैं। अब आप देखिए आपको वैल्यू क्या क्या दे रखी है। तो अगर मैं वैल्यू देखूं तो हमें क्या क्या निकालना है, हमें निकालना है सबसे पहले अल्फा क्या दे रखा है, मीन डेविएशन अबाउट द मीन, और बीटा दे रखा है मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, और सिग्मा स्क्वायर दे रखा है वेरिएंस के अबाउट। तो एक बार देख लेते हैं। देखिए तो यहां पे अगर देखें तो अल्फा क्या होगा, मीन डेविएशन अबाउट द मीन है ना? अल्फा एक बार देख लीजिए, मीन डेविएशन अबाउट मीन है। तो अल्फा मीन डेविएशन अबाउट मीन है और बीटा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन है। तो अल्फा अगर देखें मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन आपका 7 आया था, तो एफ आई एक्स आई माइनस 7 का सम कितना आ रहा है 48। तो अल्फा आपका हो गया, अल्फा देखिए आपका कितना हो गया, दैट इज 48 सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस 7 और डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। तो ये आपके पास हो गया बेटा 48/19। सो अल्फा की वैल्यू आपकी ये आ गई। अब आप नेक्स्ट देखिए बीटा क्या दे रखा है, बीटा आपको दे रखा है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो आप सेम फॉर्मूला ले लीजिए, एफ आई है ना एक्स आई माइनस 6, मीडियन आपका 6 है, डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। तो एक बार ये वैल्यू देख लेते हैं आगे क्या आ रही है। देखिए तो एफ आई एक्स आई माइनस 6 का अगर आप सिग्मा निकालेंगे तो 47 आ रहा है ना। सो आंसर आपका क्या आ जाएगा, दैट इज 47/19।
सो दिस इज अल्फा, है ना, दिस इज बीटा। ये आपके दो आंसर आ गए। अब इसके बाद आपको वेरिएंस भी निकालना है। सो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज, अगर आप इधर देखें तो वेरिएंस का फॉर्मूला देखिए, वेरिएंस का आपका फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज सिग्मा स्क्वायर बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस 7 का होल स्क्वायर बाय सिग्मा एफ आई। तो वेरिएंस का आपका फॉर्मूला हो गया दैट इज सिग्मा स्क्वायर बराबर, अगर आप देखें वैल्यू क्या आ रही है, तो वैल्यू देखिए आप, एफ आई एक्स आई माइनस 7 का होल स्क्वायर आ रहा है आपका 146, है ना। सो आंसर आपका इधर आ गया दैट इज सिग्मा स्क्वायर आपका कितना आ गया, ये वैल्यू आपकी आ गई दैट इज 146, है ना, और डिवाइडेड बाय 19। तो बेटा ये हमने सब निकाल लिए। अब इसके बाद आप ऑप्शन वेरीफाई कर लीजिए। सो ऑप्शन वेरीफाई देखिए कैसे करेंगे, है ना, क्या क्या निकालना था, F1 F2 हम निकाल चुके हैं, अल्फा बीटा सिग्मा स्क्वायर सब निकाल चुके हैं, है ना। यू कैन वेरीफाई द ऑप्शंस, ठीक। हेलो डियर स्टूडेंट्स, जेईई एडवांस्ड पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं हम लोग। ये एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है और क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन में सिर्फ नोटेशन दिए गए हैं कि लेट कैपिटल आर डिनोट द सेट ऑफ रियल नंबर्स, बॉक्स एक्स का नोटेशन दिया गया है आपको, और ये दिया गया है कि स्मॉल एन एक नेचुरल नंबर है। पी ऑप्शन करते हैं पहले हम लोग। पी में कहा गया है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन फॉर विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन द इंटरवल 1,2। एफ एक्स जो फंक्शन है ये एक क्यूबिक फंक्शन बाय एन का बॉक्स है ना। तो हम लोग इस चीज़ का नाम पी ऑफ एक्स रख देते हैं और ज़रा इस पे पहले इन्वेस्टिगेट करके देखते हैं कि ये है क्या। तो पी ऑफ एक्स को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। पी ऑफ एक्स है बच्चों 10x³ माइनस 45x² प्लस 60x प्लस 35। हैंड राइटिंग देखना मेरा। तो पी डैश एक्स निकाल लेते हैं बच्चों। पी डैश एक्स कितना आ रहा है, पी डैश एक्स निकाल लेते हैं क्योंकि हमें ये दिया गया है कि ये फंक्शन 1 से लेके 2 में दिस पी एक्स, मैं जरा यहाँ फिर से लिख देता हूँ कि पी एक्स बाय एन का बॉक्स कंटिन्यूस चाहिए मुझे फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 1,2। तो हम लोगों ने इस पी ऑफ एक्स को यहाँ लिख दिया है। इसका डेरिवेटिव कर देते हैं 30x² डेरिवेटिव 90x और बच्चों 60 आ जा रहा है। 30, 60, 90 आराम से आप लोगों को समझ में आ जा रहा है कि ये फैक्टराइज हो जाएगा और ये फैक्टराइज होकर कुछ ऐसा बन जाएगा जिसको हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे 1 और 2 में, है ना बच्चों। तो पी ऑफ एक्स एक क्यूबिक है, इसका डेरिवेटिव एक क्वाड्रेटिक है जो कि इजीली फैक्टराइजेबल है। फैक्टराइज करके 1 से 2 आया। हमारे पास x की वैल्यू भी 1 से लेकर 2 के बीच में है। तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि पी डैश एक्स जो है इसका जो ग्राफ होता होगा p का, वो 1 से लेकर के 2 के बीच में एक डिक्रीजिंग ग्राफ होता होगा, राइट बच्चों। 1 पुट करने पर कितनी वैल्यू p की आती है, जरा 1 पुट कर दीजिए इसमें 1 पुट कर दीजिए, इसमें 1 पुट कर लेते हैं 10 प्लस 35 45 माइनस 45 0 प्लस 60। तो 1,60 ये पॉइंट ग्राफ के p के ग्राफ पर लाई करता होगा। और 2 पुट कर लेते हैं, 2 पुट करके देख लेते हैं। 2 पुट करना पड़ जाएगा, अलग से पुट करना पड़ जाएगा 2 को पुट कर दे रहे हैं। तो 2 पुट करने से 80 आ रहा है और 45 इंटू 4 करना है 90 इंटू 2 180 और 60 इंटू 2 कर दिया मैंने 120 और 35। तो इस तरीके से ये पूरा बन गया 20, तो ये पूरा बन गया 55 बच्चों बन गया ये। तो मुझे ये समझ में आ गया कि पी के ग्राफ में एक पॉइंट पी के ग्राफ में 2,55 भी होता होगा और एक पॉइंट 1,60 होता होगा। ये ग्राफ हमारा बनता है। अब p बाय n का बॉक्स करना है हम लोगों को और पता करना है कि ऐसा कौन सा n हो सकता है, ऐसा कौन सा n हो सकता है, बैक जाना पड़ेगा। ऐसा कौन सा मिनिमम वैल्यू ऑफ n है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x लाइक बिटवीन 1 and 2। तो देख लेते हैं n को मान लेते हैं कि n मान लेते हैं कि 7 है। अगर n 7 है तो फिर p ऑफ x की रेंज बाय द वे फ्रॉम 1 to 2 55 से लेके 60 तक है। तो n इज इक्वल टू 7 बच्चों नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि 56 आता है 55 से लेके 60 के बीच में और 56 7 के टेबल में आता है। तो इसका मतलब अगर हम लोग p ऑफ x बाय 7 लेते तो उसकी जो रेंज आती 55/7 से
60/7 आती तो इस ये जो फंक्शन बनता px/7, इसका जो बॉक्स होता वो x इज इक्वल टू मतलब जो भी इसकी रेंज में क्या आता 7 आता, राइट, 8 आता, 8। तो ये मैं ऐसे बोल देता हूँ कि ये वैल्यू जो है समवेयर अराउंड 7 पॉइंट समथिंग है और ये वाली वैल्यू 8 पॉइंट समथिंग है। तो 8 इसके बीच में, इसमें जो 8 आता ना, 7 8 56, उस 8 पर ये डिसकंटिन्यूस हो जाता। तो n की वैल्यू 7 नहीं हो सकती। सिमिलरली बच्चों n की वैल्यू 8 भी नहीं हो सकती, n इज इक्वल टू 8, क्योंकि सेम रीज़न n इज इक्वल टू 8 अगर होगा तो फिर 56 आ जाएगा 55 से लेकर 60 के बीच में, तो वो भी नहीं हो सकता। n इज इक्वल टू 9 बिल्कुल हो सकता है। n इज इक्वल टू 9 अगर आप रखते हो तो p ऑफ x बाई 9 जो फंक्शन बनता है, इसकी जो रेंज आती है वो आती है 55/9 से 60/9। 55/9, 9 5 45, 9 6 54, तो ये 6 पॉइंट समथिंग है बच्चों, और ये भी 6 पॉइंट समथिंग है, क्योंकि 9 7 से 63, 63/9 जो होता है वो 7 होता। तो इसलिए हम ये कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि px/9 जो फंक्शन है उसका अगर आप बॉक्स कर देते हो, मतलब आप बोलते हो कि n अगर 9 है तो f ऑफ x जो है, जो कि बॉक्स ऑफ p ऑफ x बाई 9 है बच्चों, ये हो जाएगा 6 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x लाइंग बिटवीन 1, 2। तो फिर डेफिनेटली ये कंटिन्यूस भी हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसका ऑप्शन क्यू ऑप्शन देखते हैं। क्यू ऑप्शन में हमें बोला गया है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच g ऑफ x इज इक्वल टू, ये जो फंक्शन दिया गया है इसमें एक कांस्टेंट है जो कि मल्टीप्लाई किया गया है क्यूबिक से, और बोला गया कि ये अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स तो n की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है। आइए देखते हैं। तो एक मिनट, एक्स क्यूब प्लस 3x तो बच्चों वैसे भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका जो डेरिवेटिव है वो 3x² प्लस 3 है, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो अगर बात ये रखनी है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो सीधे हम लोग ये कह सकते हैं कि 2n² माइनस 13n माइनस 15 जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, 2n² माइनस 15n प्लस 2n लिख देते हैं बच्चों, माइनस 15 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देते हैं। इन दोनों में से n सिर्फ कॉमन आ रहा है और 2n माइनस 15 बच रहा है, और यहाँ पर तो 2n माइनस 15 बच ही रहा है। तो बच्चों ये फैक्टराइज हो गया, n प्लस 1 और 2n माइनस 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर आ गया। तो n चूँकि नेचुरल नंबर है तो ये वाला टर्म तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो हम लोग कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि n 15/2 से बड़ा होगा। तो n की जो मिनिमम वैल्यू बच्चों हो जाएगी नेचुरल वाली, वो हो जाएगी 8 इस केस के अंदर। तो ये जो वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई 8, ये इससे मैच हो गया, और इसको हम लोगों ने निकाला था अभी कि 9 है, इससे मैच हो जाता है ये। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर n फॉर विच n विच इज ग्रेटर देन 5 सच दैट x इज इक्वल टू 3 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा फॉर द फंक्शन विच इज गिवन टू अस। इस फंक्शन को याद कर लेते हैं, क्या फंक्शन है, x² माइनस 9 की पावर n, x² माइनस 9 की पावर n और x² प्लस 2x प्लस 3। तो अब हम चाहते हैं कि इस फंक्शन का x इज इक्वल टू 3 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो, तो n की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी। तो ऐसा अगर है तो ये फंक्शन h ऑफ x जो है, इसका जो डेरिवेटिव है उसका 3 पर साइन चेंज होना चाहिए। तो आइए h' निकाल लेते हैं बच्चों। h' आ जाएगा n इंटू x² माइनस 9 की पावर n माइनस 1 इंटू 2x इंटू x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस x² माइनस 1 की पावर x² माइनस 9 है बच्चों, x² माइनस 9 की पावर n इंटू 2x प्लस 3, इस तरीके से आ जाता है।
अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, तो इसमें कॉमन आ रहा है बच्चों x माइनस 3 की पावर n माइनस 1 कॉमन आ रहा है, x प्लस 3 की पावर n माइनस 1 कॉमन आ रहा है, और बच रहा है 2n स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो अब यहाँ से साफ दिख रहा है कि h को अगर मुझे लोकल मिनिमा चाहिए, मुझे एट x इज इक्वल टू 3 अगर मुझे लोकल मिनिमा चाहिए, तो ये जो टर्म है इसका साइन चेंज होना चाहिए। तो इसका साइन कैसे चेंज होगा, जब n माइनस 1 ऑड होगा। n माइनस 1 ऑड होगा मतलब n क्या होना चाहिए बच्चों, इवन होना चाहिए। तो n को इवन होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि 5 से बड़ा सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो 5 से बड़ा हो और इवन हो वो क्या है, तो वो बच्चों 6 है। तो इसको हम लोग 6 से मैच कर देंगे। और लास्ट s नंबर ऑफ x नॉट बिलोंगिंग टू r सच दैट ये l ऑफ x f g h k अच्छा l है, l ऑफ x एक सिग्मा है इसके अंदर, और ये कह रहे हैं कि इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x नॉट। ऐसे कितने x नॉट है, तो आइए देखते हैं कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ये फंक्शन L ऑफ x एक फंक्शन है, सिग्मा k इज इक्वल टू 0 to 4, k इज इक्वल टू 0 to 4, साइन ऑफ मॉड ऑफ x माइनस के, साइन ऑफ मॉड ऑफ x माइनस के प्लस कॉस ऑफ मॉड ऑफ x माइनस के, कुछ तो हाफ था, प्लस हाफ। तो बच्चों ये फंक्शन कॉस ऑफ मॉड ऑफ x माइनस के प्लस हाफ, ये तो k की सारी वैल्यूज़ के लिए डिफरेंशिएबल है, राइट है ना। तो अब हम बात करते हैं कि अगर ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल कहाँ कहाँ हो सकता है। अगर ये सवाल है तो नॉट डिफरेंशिएबल कहाँ कहाँ हो सकता है, इसको पता करते हैं। तो ये बात चली जाती है, किस पे डिपेंड करेगी ये बात, कहाँ चले गए हम लोग, तो ये बात डिपेंड करती है इस पर। अब ये फंक्शन कहाँ कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है, तो ये नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है जब k 0 होगा, मतलब ये वैल्यू लिख लेते हैं पहले एक बार। ये है साइन ऑफ मॉड x प्लस साइन ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस साइन ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2, ऐसा करते करते साइन ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 4 तक है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या क्या पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, x नॉट की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2, 3 और 4 हो सकती है। पूछा क्या गया है हम लोगों से, नंबर ऑफ x नॉट, कितने ऐसे x नॉट हैं कि f ऑफ x नॉट पर नॉट डिफरेंशिएबल है। तो कितने हो गए बच्चों, गिन लो इसे, 1 2 3 4 5, तो ये 5 हो गया आंसर, और ये मैच कर गया हमारा इससे। तो अब हमारा P मैप कर रहा है 2 से, Q मैप कर रहा है 1 से, R मैप कर रहा है 4 से। तो अब इसमें से देख लेते हैं कि P मैप कर रहा है किससे, P मैप कर रहा है 2 से। तो P इज़ मैपिंग टू 2, P इज़ मैपिंग टू 2 कहाँ पे हो रहा है, P इज़ मैपिंग टू 2 यहाँ और यहाँ हो रहा है, और Q इज़ मैपिंग टू 1, Q इज़ मैपिंग टू 1, सॉरी, Q इज़ मैपिंग टू 1, ये यहीं पे हो रहा है बस। तो इन दो ऑप्शन को करके पता चल जाता है ये, आई एम श्योर एग्जाम में आप लोगों ने ऐसे कर लिया होगा। तो ये हमारा आंसर इसका बी हो जाता है ना। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 16 पेपर 1 का, आइए देखते हैं। वेक्टर का क्वेश्चन है, काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ था, तो थोड़ी चीज़ें मैंने लिख ली हैं। जैसे गिवन था कि वेक्टर W जो है i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप है, तो i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप लिख लिया मैंने। और हमें दो बातें गिवन थी कि वेक्टर्स u और v इन दो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं कि u क्रॉस v w है और v क्रॉस w u है। तो क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं इससे, आइए देखते हैं। पहली बात तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि w वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है u के, w वेक्टर परपेंडिकुलर है v के, और बच्चों u वेक्टर भी v वेक्टर के परपेंडिकुलर है।
है ना। अब इन दोनों से ये वाला यू का जो वैल्यू है यहाँ पुट कर देते हैं, तो क्या मिलता है हम लोग को, v क्रॉस डब्ल्यू क्रॉस v इज इक्वल्स टू w। इस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को एक्सपैंड कर देते हैं, तो ये बन जाता है v डॉट वी टाइम्स w माइनस w डॉट वी। w डॉट वी बच्चों जीरो होगा, w वेक्टर v वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो w डॉट वी जीरो होगा, ये यहाँ जीरो लिख दिया है, इज इक्वल टू w। तो यहाँ से काफ़ी इजीली आप लोग देख पा रहे हो कि मॉड ऑफ v बच्चों 1 आ जा रहा है। मॉड ऑफ v कितना आ गया, 1 आ गया। इस इक्वेशन में दोनों तरफ अगर आप मॉड ले लेते हो तो मॉड ऑफ v इंटू मॉड ऑफ w इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ u आ जाता है, क्योंकि w और v परपेंडिकुलर है। मॉड ऑफ v 1 आ चुका है, मॉड ऑफ w √6 है, तो इससे हम लोगों को बच्चों ये समझ में आ जाता है कि u का मॉड √6 है, ये हम लोग को मालूम चल जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें ये भी गिवन है कि u वेक्टर जो है अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस गामा के कैप है, और अल्फा बीटा और गामा में ये 3 रिलेशनशिप्स भी सेटिस्फाई हो रही हैं। तो इन तीनों का नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन अगर एग्जिस्ट करता है तो वहाँ से हम लोगों को ये डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा, 1 1 माइनस टी इज इक्वल टू 0। इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर देते हैं, साथ में कर लेते हैं माइनस टी इंटू इसका कोफैक्टर यानी कि टी स्क्वायर माइनस बना रहा है बच्चों, -1 इंटू -1 में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 प्लस टी मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 में सॉरी माइनस टी -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, माइनस टी -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 के साथ 1 प्लस टी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, जरा सॉल्व कर लें इसे। ये आ गया है बच्चों माइनस ऑफ टी क्यूब 1 प्लस टी और टी प्लस 3t प्लस 2 बराबर 0 आ गया है। ये क्यूबिक, इजीली आप लोग देख सकते हैं कि इस क्यूबिक का एक सोल्यूशन t इज इक्वल टू -1 है। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। t इज इक्वल्स टू -1 आता है, t इज इक्वल टू 2 आता है, इजीली आप डिवाइड भी कर सकते हो। अब देखते हैं कि t इज इक्वल टू -1 पे क्या होगा और t इज इक्वल टू 2 पे क्या होगा। तो t इज इक्वल टू -1 बच्चों मैं यहाँ लिख रहा हूँ, t इज इक्वल टू -1 रख देते हैं यहाँ पे, इस पे पुट कर देते हैं, तो आता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज़ 0। ऑलरेडी हम लोग एक बात कर चुके हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा -2 गामा है, और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर 6 है। ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर 6 है। तो इससे इन दोनों से ही सॉल्व कर लेते हैं, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों को सॉल्व करके कितना आ जा रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा 0 है और गामा 0 है। तो गामा 0 है, अल्फ़ा प्लस बीटा 0 है, ये हम लोगों ने पुट कर दिया। और एक केस और है कि t की वैल्यू अगर 2 होगी तो क्या होगा, 1 मिनट वो लिख लेते हैं। t इज़ इक्वल टू 2 बच्चों अगर होगा, t इज़ इक्वल टू 2 होगा तो हमारे पास क्या आएगा, t इज़ इक्वल टू यहाँ रख दीजिए, t इज़ इक्वल टू 2 आप यहाँ रख दीजिए, तो आएगा -2 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज़ 0, अल्फ़ा प्लस बीटा -2 गामा इज़ 0। मैं थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर दे रहा हूँ, और अल्फ़ा -2 बीटा प्लस गामा इज़ 0। तो यहाँ से इजीली आप देख सकते हो कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा इज़ इक्वल टू गामा आ जाएगा, और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर जो मॉड था, ये जो पिछले स्लाइड में हमने किया था मॉड, ये जो 6 आया था ये 6 है। तो इससे हम लोग को समझ में आता है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अगर 6 है तो ये तीनों के तीनों कितने हो जाएंगे, इन दिस पर्टिकुलर केस 2 + 2 + 2, तो ये प्लस माइनस √2 आ जाएगा यहाँ से बच्चों। अब चलते हैं, अब यहाँ आ जाते हैं हम लोग। तो अल्फ़ा अगर √2 है तो t + 3 की वैल्यू क्या होगी, तो अल्फ़ा अगर √2 है बच्चों, सॉरी अल्फ़ा अगर √2 है तो t की वैल्यू 2 है, तो t + 3 की वैल्यू हो जाएगी, t + 3 की वैल्यू 5 हो जाएगी।
तो ये वाला जो v है ये तो इससे मैच कर ही रहा था, और s में जो है s वाले केस में ऐसा मैच हो जाता है। अब अल्फ़ा अगर √3 तो गामा स्क्वायर कितना है ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो अल्फ़ा अगर √3 है, अल्फ़ा अगर √3 है तो यहाँ पर पुट कर दीजिए अल्फ़ा को √3, तो बीटा आ जाएगा -√3, गामा स्क्वायर आ जाएगा 0। तो अल्फ़ा अगर √3 है बच्चों तो गामा स्क्वायर आ जाएगा 0। अल्फ़ा अगर √3 है तो बीटा प्लस गामा भी आ जाएगा, बीटा प्लस गामा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये वाला केस ही होगा। तो अल्फ़ा अगर √3 है तो बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा अगर √3 है तो बीटा -√3 हो जाएगा, गामा तो 0 है ही। तो सॉरी यहाँ चलते हैं, और बीटा प्लस गामा, गामा जो है बीटा इज माइनस अल्फ़ा, यानी कि ये इसका ऑप्शन आ जाएगा ई। एक मिनट पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, ये। तो बच्चों P is mapping to 2, Q is mapping to 1 and R is mapping to 4 and S is mapping to 5, इसलिए ये ऑप्शन ए से हो जाता है। ठीक है।